नमस्कार। नेपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। प्रदर्शनकारी नौजवानों ने मंगलवार रात चली आ रही वर्चुअल मीटिंग में सेना से शांति वार्ता के लिए अपना नेता चुन लिया है। जेएनजी की इस ऑनलाइन मीटिंग में 7,800 लोग शामिल हुए। मीटिंग में जेएनजी का नेतृत्व हामी नेपाल के संस्थापक सुदन गुरुङ ने किया। आपको बता दें कि सेना ने शांति वार्ता के लिए जेएनजी से कई मांगे रखी हैं। इनमें सबसे अहम संसद भंग करने के साथ पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की या बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम केपी ओली और गृह मंत्री को नरसंहार का आदेश देने के आरोप में गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है। इसके अलावा 6 महीने के अंदर संसदीय चुनाव करवाने की मांग भी की गई है, जिसमें युवा पीढ़ी को शामिल किया जाए और पिछले 46 सालों में सभी सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच भी कराई जाए। इन नौजवानों ने मांग की कि न्यायिक जांच कर भ्रष्टाचार और घोटालों में शामिल लोगों को सजा दी जाए और 2 महीने के अंदर नया संविधान लागू किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की शर्त भी रखी। जेएनजी ने कहा कि प्रधानमंत्री या कार्यकारी प्रमुख सीधे जनता द्वारा चुना जाए। सांसदों को मंत्री बनाने से रोकने का नियम बनाया जाए। स्टेट संरचना पूरी तरह से खारिज कर केवल स्थानीय और संघ को रखने की सलाह दी। युवाओं ने मीटिंग के दौरान कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बने, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर ही प्राधिकरण, न्यायालय और अन्य संवैधानिक परिषदों में नियुक्ति की जाए और जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को हटाया भी जा सके। आपको बता दें कि नेपाल की संसद, जिसे राष्ट्रीय सभा कहते हैं, को किसी भी सियासी पार्टी से मुक्त रखा जाए, इस तरह की मांग की गई है। स्थानीय स्तर पर भी राजनीति से अलग गैर दलीय व्यवस्था बनाई जाए। इस दौरान युवाओं ने किसी भी राजनीतिक पार्टी में पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक, छात्र या स्टाफ को शामिल नहीं किए जाने की मांग की। हालांकि प्रदर्शनकारियों का एक गुट सेना मुख्यालय में बातचीत का विरोध कर रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेएनजी प्रदर्शनकारियों के 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुई। इस गुट की मांग है कि नए प्रधानमंत्री को लेकर बातचीत सेना मुख्यालय की बजाय राष्ट्रपति भवन में हो। वहीं तख्तापलट के बाद नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने तख्तापलट के बाद जेएनजी को एक इमोशनल लेटर लिखा। नेपाल के शिवपुरी में सेना के बीच बैठे पूर्व पीएम ओली ने ओपन लेटर लिखकर पिता नहीं बन पाने के दर्द को बोला। भारत से सीमा विवाद और भगवान राम के जन्म स्थान पर अपनी जिद्द का भी साझा किया। आपको बता दें कि पूर्व पीएम ओली ने ओपन लेटर में जेएनजी को संबोधित करते हुए लिखा कि लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा नेपाल के, और अगर इस मुद्दे को न उठाया हो तो कई और फायदे आज मुझे मिलते। आज शिवपुरी में नेपाल सेना के सैनिकों से घिरे एक सुरक्षित और अलग क्षेत्र में बैठकर मैं आप सभी को याद कर रहा हूं। आपके चेहरे मेरे दिमाग में जीवंत हैं। जहां भी मैं जाता हूं, छोटे बच्चों को देखता हूं, वे मेरी बाहों में दौड़ कर आते हैं। उनकी मासूम हंसी, उनके छोटे छोटे शरीर की गर्माहट मुझे अपार खुशी से भर देती है। बच्चों के बीच रहना मुझे हमेशा उत्साह और संतुष्टि से भर देता है। ओली ने अपने पिता न बन पाने के दर्द को भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि शायद आप नहीं जानते, जब देश शासन परिवर्तन की कठिन लड़ाइयाँ लड़ रहा था, उस समय सरकार की ओर से किए गए निर्दय अत्याचारों के कारण मैं अपने बच्चों का पिता नहीं बन सका। फिर भी पिता बनने की इच्छा मेरे भीतर कभी मरी नहीं। जब मुझे पता चला कि पुलिस की गोलियों ने मेरे बेटे और बेटियों की जान ले ली, उसी दिन मेरी जिंदगी के कई हिस्से खत्म हो गए। उस दर्द के घाव आज भी ताजे हैं। फिर भी मैंने विश्वास किया कि समाज में शांति बनी रहे। आप याद कर सकते हैं, जब मैं 1994 में गृह मंत्री था, मेरे कार्यकाल में एक भी गोली नहीं चलाई गई। मैंने हमेशा शांति का पक्ष लिया, क्योंकि मैंने खुद हिंसा की क्रूरता झेली है। आंदोलन के दूसरे दिन चाहे कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्य आपके नाजुक हाथों से नहीं हुए। आपके मासूम चेहरे दिखाकर
आपके भावनाओं के साथ गंदी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण ऑफिसों में रिकॉर्ड आग के हवाले करना, जेलों में कैदियों को छोड़ना एक घटना संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है। यह वही व्यवस्था है जिसे हमने अनगिनत कष्ट और बलिदानों के माध्यम से लाया है और अब उस पर हमला किया जा रहा है। उस समय मेरे पास बोलने का, इकट्ठा होने का, सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। अपने लेटर में ओली ने लिखा कि प्रकृति से मैं थोड़ा जिद्दी हूँ। अगर यह जिद नहीं होती तो मैं कठिनाइयों में बहुत पहले ही हार मान लेता। इसी जिद की वजह से मैंने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि वे नेपाल के नियमों का पालन करें और घोषणा की कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियापुर धुरा के इलाके असल में नेपाल के हैं। इसी जिद की वजह से मैंने शास्त्रों में भी बताए गए काल को उल्लेख किया और कहा कि भगवान राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। यदि मैं इन मतों से पीछे हट जाता तो मुझे कई लाभ और अवसर मिल सकते थे। यदि मैंने लिम्पिया धुरा सहित नेपाल के संशोधित नक्शा संयुक्त राष्ट्र में नहीं भेजा होता या किसी और को मुझे निर्देश देने दिया होता तो मेरी जिंदगी का रास्ता अलग होता। लेकिन मैंने राज्य को अपनी पूरी ताकत दी। मेरे लिए पद या प्रतिष्ठा कभी मायने नहीं रखता। मैं इस पद पर रहूं या न रहूं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण है इस व्यवस्था की रक्षा करना। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि नेपाल में शासन प्रशासन चला कौन रहा है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट से साफ है कि नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा देश के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है कहाँ, जिनके बारे में सूचना मिल रही थी कि वे खुद भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो आपको बता दें कि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे से अचानक पैदा हुए हालात में प्रशासन की बागडोर सेना के जरिए राष्ट्रपति पौडेल के हाथ में है। राष्ट्रपति के सचिवालय के मुताबिक जब तक प्रदर्शनकारी महाराजगंज स्थित शीतल निवास में घुस गए तो नेपाली सेना ने उन्हें यानी राष्ट्रपति को वहां से निकालकर ले जाने की सलाह दी, क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। राष्ट्रपति पौडेल को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकालकर शिवपुरी ले जाया गया, जहां सेना का मुख्यालय है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। इसके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति कार्यालय और भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए और तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। आपको बता दें कि जानकारों की माने तो राष्ट्रपति पौडेल ही इस समय देश चला रहे हैं, जो कि संविधान के अनुसार सेना के सुप्रीम कमांडर भी हैं। राष्ट्रपति पौडेल ने कथित तौर पर पीएम ओली को तब तक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने का काम भी सौंपा है जब तक अंतरिम सरकार का गठन ना हो जाए। लेकिन नेपाल सेना ने साफ कर दिया है कि नेपाल की बागडोर अब उनके हाथ में ही है और जल्दी ही नई अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाएगी। साफ है कि सेना का पूरी तरह से सक्रिय रूप से काम करना नेपाल के लोगों को अच्छा लग रहा है और आर्मी चीफ के निर्देश अंतिम माने जा रहे हैं। लेकिन कागजातों में सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब, रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत सोढ़ी साहब स्वागत है। आप जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी अपनी विचार साझा करते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होता है। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आप ही से, नेपाल की जो स्थिति परिस्थिति बन रही है वह भारत के लिए फायदेमंद होने जा रही है या नुकसानदेह? जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। मेरे को आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप काफी रिसर्च के बाद आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जहाँ पे बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। तो मेरा नमन और सलाम आपको। डॉक्टर प्रसून जी, देखिए, जहां तक नेपाल की बात है, भारत के अगर हम सुरक्षा के नजरअंदाज से देखें या नजरिए से देखें, सॉरी जी, बहुत जरूरी ये हो जाता है कि अगले कुछ दिनों में जो अंतरिम सरकार आएगी नेपाल में,
उसका भारत की तरफ क्या रुख होगा। अगर तो वो भारत की तरफ अच्छा रुख होगा तो हमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर वो अंतरिम सरकार का रुख बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरह भारत विरोधी हुआ तो ये हमारे लिए काफी चिंता की बात होगी। 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। अगर इसमें हम नेपाल का पलड़ा भी जोड़ दें, अगर नेपाल की सरकार भारत विरोधी आती है तो हमें 4 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी करनी होगी। अब तक हम 3 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, पिछले साल 5 अगस्त के बाद जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। तो ये बहुत जरूरी है ये देखना हमें कि अगले कुछ दिनों में नेपाल में कौन सी सरकार आती है, उसका रुख क्या होता है भारत की तरफ। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये जो नेपाल में ये पूरा सोशल मीडिया के ऊपर हुआ विवाद, ये सिर्फ सोशल मीडिया ही कारण नहीं था, उसके कई और कारण थे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे परिवारवाद हो। और इसकी वजह से ये नेपाल में जो ये तख्ता पलट हुआ है, ये एक सबक और सीख पूरी दुनिया के लेकिन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि उन्होंने कई हिस्सों जैसे लिपुलेख दर्रे तक की बात कर दी थी कि जो नेपाल का हिस्सा है, और इस बात को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा दिया, इसलिए भारत ने यह षड्यंत्र रचा है। जी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, जो ओली जी हैं वो एक वामपंथी हैं, उनका तो भारत की तरफ रुख पहले से ही ठीक नहीं था, वो तो उनका तो पूरा झुकाव चीन की तरफ है। तो ओली का ये बयान देना जब उनकी गद्दी चली गई है, इस बयान का कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि अगर ये बयान देते जब कुर्सी पे बैठे थे तो हम 1 सेकंड के लिए सोच भी सकते थे, लेकिन तब भी हम इसे नकारते, क्योंकि भारत ने कभी किसी पड़ोसी देश या दुनिया के किसी देश में हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन सत्ता से हाथ धो देने के बाद ये बयान देना, ये तो वाकई में दिखाता है कि वो बस भारत को ब्लेम करना चाहते हैं। हकीकत में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नेपाल की जनता का क्या रुख था जब ओली सरकार ने अपने 200 नेताओं को चीन भेजा, और उनको क्या चीज के लिए भेजा? कहा कि आप शी जिनपिंग की विचारधारा को समझ के आइए। उनकी बकायदा शी जिनपिंग की विचारधारा को समझने के लिए ट्रेनिंग होती है। नेपाल की जनता क्या उस समय छली नहीं महसूस कर रही थी? जी बिल्कुल डॉक्टर प्रसून जी, देखिए नेपाल और भारत का तो रोटी और बेटी का एक रिश्ता है। ठीक है ना? नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, और भारत और नेपाल के तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक इतने गहरे संबंध हैं कि हर साल कितने लाखों की तादाद में नेपाल से लोग आते हैं भारत में मंदिरों में अपनी आस्था देने के लिए। भारत से लाखों की तादाद में लोग जाते हैं नेपाल के मंदिरों में अपनी आस्था देने के लिए। तो भारत और नेपाल का तो रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। आपस में जिस तरह का है, भारत हमेशा से नेपाल से जुड़ा हुआ महसूस करता है, भारत के लोग नेपाल से जुड़े हुए महसूस करते हैं। अगर नेपाल को एक भी ईंट पड़ती है तो भारत के लोगों को लगता है उनके ऊपर चोट हो रही है। लेकिन नेपाल के हालात बिगड़े हुए हैं, वहाँ की सरकार को एक तरीके से पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वह भी यह काम जनता ने किया है, जेनजीज ने किया। अशोक अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। नेपाल से खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति, तमाम बड़े नेताओं को शिवपुरी सेना के कमांड ऑफिस में रखा गया है। इनका क्या किया जाएगा? इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा? इनको देश छोड़ के भागने के लिए मौका दिया जाएगा, या इनका क्या किया जाएगा? क्या विचार विमर्श चल रहा है इनके ऊपर? जी अशोक अधिकारी जी। देखिए, अभी डॉक्टर साहब की नेपाल में जो हालात बिगड़े हुए हैं, सबसे पहले तो अभी देश में अंतरिम सरकार गठन के लिए अंतरिम सरकार गठन करके नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उसके बाद अंतरिम सरकार देश में अर्ली इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा, देश चुनाव की तरफ जाएगा। 6 महीना के बाद देश में चुनाव होगा, नया जनमत आएगा, नया जनादेश के साथ नई सरकार गठन होगा। अब ये बात आपने बहुत अच्छा उठाया कि जो देश में बहुत बड़े नेता है
अभी शिवपुरी में जो सेना के बैरक है उसमें छिपे हुए हैं, वहाँ पे छिपे हुए बैठे हैं, लेकिन उनको देश से भगाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ नहीं है। सेना के सूत्रों के मुताबिक हमें ऐसा भी जानकारी आ रहा है जब भी वो माहौल थोड़ा अच्छा होगा, अंतरिम सरकार गठन होने के बाद सर्वोच्च अदालत या दूसरे न्यायालय भी अपना काम शुरू करेंगे। उसके बाद इनको क्या करना चाहिए और इनको कैसे आगे इनको कैसे दंडित किया जाएगा, उसमें विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श होगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो जेनजीज इनके बेटे बेटियों को देख के भड़क रहे थे, जिसमें प्रचंड की पोती थी, वित्त मंत्री के बेटे थे, बेटी थी, तमाम नेताओं के बेटे बेटियां जो करोड़ों रुपए के बैग लेके चलते थे, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती थी जैसे लगता था कि नेपाल की जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं। और ये वही कम्युनिस्ट नेताओं के बेटे बेटियां थी जो कहते थे कि समाजवाद होना चाहिए। एक तरीके से नेपाल के लोगों को छल रहे थे और नेपाल में यह विद्रोह की आग तो उठनी ही उठनी थी। अब नेपाल के लोग ये भी कह रहे हैं कि पुराना हिंदू राष्ट्र, हमारा जो गौरव था, उसको वापस मिलना चाहिए। ये लोग आए, हर 2 साल में सरकार बदलती है, प्रधानमंत्री बदलता है, लेकिन लूटने वाले वही रहते हैं, लूटने का सिस्टम वही रहता है, इसको बदलना चाहिए। नए संविधान की भी मांग हो रही है। 7,800 लोगों की जो युवाओं की जेनजी कमेटी है वह बात कर रही है सेना से और बड़ी गंभीरता से बात कर रही है। लग रहा है कि उन्होंने मसौदा अपना तैयार कर लिया है। नए संविधान की मांग हो रही है, संसद भंग करने की मांग हो रही है। एक एक स्टेप पे वह बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं वैसे ही दूसरी मांग रखते हैं। इससे क्या लगता है कि क्या इनके पीछे कोई गंभीर चेहरा है जो इनको पूरा राय मशवरा दे रहा है, या अपने आप ही फैसले ले रहे हैं? अशोक अधिकारी जी, देखिए, इनके गुस्से के पीछे बहुत बड़ा चेहरा तो है, 3 प्रचंड और शेरबहादुर देउवा और केपी ओली थे। लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि वहाँ पे युवा, देश के नेपाल के युवा अभी तो ग्लोबल विलेज कहते हैं कि इंटरनेट में सारे चीज हम देख सकते हैं। वो युवा हमसे भी ज्यादा बेहतर है, इसलिए है कि उनके पास हर युवा के साथ स्मार्टफोन है। विश्व में कैसा बदलाव आ रहा है वो हमसे ज्यादा अच्छे से बहस कर सकते हैं, अच्छे से अपना बात रख सकते हैं। ये बात ये है कि लेकिन इस आंदोलन में कुछ घुसपैठिए भी घुस गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कारण क्या है कि सेना के साथ जो नेगोशिएशन वाली बैठक चल रही थी, उस बैठक के बाहर कुछ जेनजी कि तथाकथित नेता आते हैं, वह झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि असल में जो बातचीत हो रही है वह राष्ट्रपति भवन में होनी चाहिए। तमाम शर्तें नई नई डालते हैं, लेकिन उनको हटा दिया जाता है। तो क्या जेनजी वाले नेता ऐसे लोगों से निपटने की भी कोई मैकेनिज्म अपनाए हुए हैं या ऐसे ही चल रहा है मामला? जी सर, आपको मैं बता दूं कि जो जेनजी है अभी 7 से जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ जी, अभी जो युवा के जो जेनजी आंदोलनकारी है वो कम से कम 6 भागों में बटे हुए हैं। क्योंकि अभी जो जैसे आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद सारे जो स्वार्थ समूह देश के अंदर के स्वार्थ समूह है, वो स्वार्थ समूह ऐसे लगे हुए हैं कि अपना मांग भी अपना उसमें रखा जा सकता है, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ऐसे स्वार्थी समूहों से सतर्क रहना होगा नेपाल को भी। लेकिन बड़ी बात आपसे पूछना चाहते हैं अशोक अधिकारी जी, हिंदू राष्ट्र पे क्या पूरा नेपाल एक है या इसमें कोई शक शुबा है? जी देखिए, हिंदू राष्ट्र के मार्ग में ये युवा नहीं है जिसने जेएनजी अलायंस मूवमेंट अलायंस को आगे बढ़ाया, आंदोलन को घोषणा किया, उद्घोष किया। उसके बाद आगे जाकर के 2 दिन का आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया है, वो लोग अभी ये राजशाही को लाने और अशोक अधिकारी, बड़ी खबर यही है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें हामी नेपाल संगठन के लोग शामिल थे, लेकिन जब 7,800 की भीड़ आई तो उसमें 7,000 से ज्यादा लोगों ने
हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग कर रहे थे, जिसके कारण से यह मसौदा शामिल किया गया। इस मसौदे की पूरी प्रतियां अभी आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अगर बालेन शाह बनते हैं प्रधानमंत्री, तो यह तय है कि उनको ऐसे ही नहीं बनाया जाएगा, उनके ऊपर राजशाही को लाया जाएगा, ताकि उनकी मान्यता को भी मास लेवल पे उनको उस तरह का मौका मिले। और वो मौका तभी मिल सकता है जब उनके ऊपर राजशाही का या वहां के राजा का हाथ हो। अशोक अधिकारी जी। जी हाँ जी, अब ये बात तो अभी तक जो जेएनजी आंदोलनकारी है, जो मुख्य रूप से अभी राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल जी से जो युवा अगुवाई करके बात कर रहे हैं, ये मांग अभी नहीं रख रहे हैं। उन्होंने क्या साफ साफ ये कह दिए कि यही संविधान में टेक करके हम अंतरिम सरकार और नया जनादेश के तरफ हम आगे बढ़ के देश को हम संभालेंगे, वो ये कह रहा है सर। तो इस बात को लेकर जेनजीज में क्या समस्या, आपस में दो गुट क्यों भिड़े? देखिए, अभी मैं आपको एक बात क्लियरली कहता हूं कि अभी मैं जस्ट आर्मी हेडक्वार्टर से वापस आ रहा हूं। आपसे बात करने के पहले मैं आर्मी हेडक्वार्टर में था। बात ये है कि आर्मी हेडक्वार्टर में अभी एक नहीं, दो नहीं, 6 गुट वो जैन जीज के 6 गुटों में बटे हुए हैं। जैसे कि एक जो मूल मुद्दा लेकर आगे बढ़े थे, वो दूसरा कांग्रेस निकट जेएनजी है, तीसरा एमएलए निकट ओली निकट जेएनजी है, और चौथा माओवादी निकट जेएनजी है। वो प्रचंड को आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन और पांचवा जो अभी रवि लामिछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जेएनजी है, और सिक्स क्या है कि वो राजावादी है, राजशाही को वापस करने के लिए। अशोक अधिकारी जी, एक सबसे बड़ी बात यही है कि जो नेपाल के लोगों से बातचीत के दौरान आया, हर दूसरा आदमी कह रहा था, भले से यह हामी नेपाल के संगठन के लोग नहीं थे, लेकिन वह आम नेपाली नागरिक थे, वह कह रहे थे हमें अपना राजा चाहिए, हमें अपना हिंदुत्व वाला गौरव चाहिए। और जो गौरव था उसमें वह पूरे नेपाल का विकास हो रहा था। अब तो जितने अधिकारी आते हैं, चाहे प्रचंड हो, चाहे ओली हो, चाहे कोहली हो, सबने अपने परिवार को अवैध भ्रष्टाचार करके पूरी तरीके से संपन्न कर लिया, वह भी आम लोगों की कीमत पर। सोनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नेपाल और भारत में असली कटुता तब बढ़ी जब ये तथाकथित कम्युनिस्टों का शासन हुआ और इन्होंने नेपाल की हर समस्या के लिए भारत को दोषी ठहराना शुरू किया। लेकिन नेपाल की जनता होशियार है, सतर्क है, समझदार है। वह अब अपना पुराना गौरव चाहती है। लेकिन जिस तरीके से अशोक अधिकारी जी बता रहे हैं, 6 गुट पैदा हो गए हैं, लग रहा है सेना को कोई समझौता नहीं करने देना चाहते। तो क्या सेना ही अब आगे बागडोर संभालेगी? सोनी साहब। बिल्कुल बिल्कुल सोनी साहब जी। डॉक्टर प्रसून जी, 28 मई 2008 तक, जब तक नेपाल में राजशाही थी, नेपाल दुनिया के सबसे शांति प्रिय देशों में से एक था। तब तक नेपाल और भारत के रिश्ते कितने अच्छे थे, इसका जिक्र मैंने पहले किया है। लेकिन सब कुछ और 28 मई 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और भारत और नेपाल के रिश्ते तो अच्छे थे। नेपाल एक खुशहाली और एक शांति प्रिय देश था। लेकिन 28 मई 2000 के बाद जब वामपंथियों ने वहां मोर्चा चलाया और उसकी वजह से वहां राजाशाही चली गई और वहां पे लोकतंत्र आया, और पिछले 17 साल में जिस तरह से नेपाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, 17 साल में नेपाल ने 13 प्रधानमंत्रियों को देखा है। और जैसे आपने सही कहा, 3-4 चेहरे ही बार बार वहीं पे प्रधानमंत्री बनते हैं, वही अपने खानदान के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। और जो एक आम नेपाली नागरिक है, वो गरीबी में ही रह रहा है। नेपाल की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो सिर्फ 1180 अमेरिकी डॉलर है, जो कि बहुत कम है। तो नेपाल जब तक हिंदू राष्ट्र था, नेपाल में खुशहाली थी, नेपाल में शांति थी। लेकिन जब से वामपंथियों की वजह से वहां पे लोकतंत्र आया,
नेपाल में ना खुशहाली रही, ना शांति रही। पिछले 17 साल से हम देख रहे हैं नेपाल में कितना कितना कहर मचा हुआ है। तो बहुत जरूरी हो जाता है नेपाल के नागरिकों को अपने जहन में सोचना कि हिंदू राष्ट्र जब उनके लिए इतना फायदेमंद था, जब वहां इतनी खुशहाली थी, वहां इतनी नौकरियां थी, वहां इतना सोढ़ी साहब, आपका तो कौन ही उन्हें वापस आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है इस तरह के मामलों को लेकर। नेपाल की जो हालात बन रहे हैं उसमें क्या लग रहा है कि अब नई अंतरिम सरकार के गठन में विदेशी शक्तियों को भी आना पड़ेगा, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चाइना है, जिसमें भारत है, या नेपाल के लोग खुद ब खुद सेना से अलग हटकर एक सरकार चुन लेंगे? डॉक्टर प्रसून जी, नेपाल के लोगों का भारत के साथ सोढ़ी साहब, आपकी आवाज कम आ रही है जी। नेपाल के नागरिकों को ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सरकार उन्हें खुशहाली दे, शांति दे। देखिए, नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू नागरिक हैं, भारत में भी 80% के आसपास हिंदू नागरिक हैं, और दोनों देशों के बीच में शताब्दियों से कितने अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है नेपाल के नागरिकों को इस वक्त ऐसी सरकार चुनना जो उन्हें शांति दे। पिछले 17 साल सोढ़ी साहब, जल्दी से एक प्रश्न 30 सेकंड में उसका जवाब चाहूंगा कि नेपाल के इस हालात के लिए क्या चाइना जिम्मेदार है, क्या अमेरिका जिम्मेदार है, या जैसा ओली कह रहे हैं भारत जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है जी? डॉक्टर प्रसून जी, नेपाल की इस हालत के लिए नेपाल के वामपंथी जिम्मेदार हैं। भारत की सभ्यता संस्कृति में कई बार बताया जाता है कि अगर घर के अंदर तनाव हो तो बाकी बाहर के लोग फायदा उठाते हैं। चीन अमेरिका तभी फायदा उठाया क्योंकि नेपाल के वामपंथियों ने नेपाल का भुट्टा बिठा दिया। तो अब बहुत जरूरी है नेपाल के नागरिकों को ऐसी सरकार चुनना। नेपाल फिर 2008 से पहले जिस तरह खुशहाल था, जिस तरह शांतिप्रिय देश था, वैसी नेपाल को अब बनाना चाहिए। और यह बनाने का काम और बीड़ा उठाया है नेपाल के नौजवानों ने। हमें भरोसा रखना होगा कि वह जो भी फैसला लेंगे और जो उसके नतीजे आएंगे वह नेपाल को दोबारा खुशहाली की राह पर ले जाएंगे। आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपी न्यूज के साथ।